नमस्कार, बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान जिनका परिचय देना उनका तो अपमान होगा ही, हमारे दर्शकों का भी अपमान होगा। हमारे कार्यक्रम में आज हमारी मेहमान हैं इंदौर की सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन जी। ताई, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश बीजेपी के बदलाव को आप कैसे देखती हैं ताई? प्रदेश यानी संगठन में बदलाव? नहीं, ये तो एक सतत होने वाली प्रक्रिया है। एक अध्यक्ष आता है, दूसरा जाता है, ये तो चलता है। और संगठन का चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी में। कोई एक व्यक्ति इसमें तय नहीं करता, चुनाव होता है। और इसलिए चुनाव होता है तो परिवर्तन भी होता रहता है। नॉट नेसेसरी कि ऐसा कैसा चुनाव होता है निर्विरोध चुनाव, कोई दूसरा नामांकन ही ना भरे? नहीं, देखो, निर्विरोध चुनाव का अर्थ ये होता है सर्वसम्मति जिसको बोलते हैं जी, कि सबसे पहले बात की जाती है। और पहले चुनाव हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। आपको अगर याद हो तो जब हमारे लखीराम जी चुनाव लड़े थे, उस समय हुआ था विक्रम वर्मा के खिलाफ खुद शिवराज सिंह चौहान ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। तो चुनाव नहीं होते ऐसी स्थिति नहीं है। इंदौर में भी कई बार चुनाव हो चुका है, ऐसा नहीं है। लेकिन साधारणतया ये प्रयास करते हैं कि सब लोग बैठ करके एक अंदाज ले लेते हैं कि कौन से नाम पे सर्वसम्मति हो सकती है, और ये कोशिश की जाती है। तो इसलिए ये कोई एक व्यक्ति ही भरे ऐसा नहीं है, ये सर्वसम्मत चुनाव ही होता है जी। तो उस दृष्टि से ये हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले 2013 की जो चुनाव है विधानसभा के, उसको ध्यान में रखते हुए ठीक बदलाव है, ऐसा लगता है मुझे। महिला अध्यक्ष बनाने की बात भी आपने कही थी, तो प्रदेश की अध्यक्ष, प्रदेश भाजपा की अध्यक्ष महिला क्यों नहीं? बात बिल्कुल आपकी सही है, मगर मैंने कोई केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं कहा था। मेरा इतना ही कहना था कि किसी भी प्रदेश में, और केवल एक प्रदेश में भी नहीं, 2 प्रदेश में हो, 3 प्रदेश में हो, ये मेरा आग्रह हमेशा रहता है। ये कोई आज की बात नहीं है। मैं हमेशा आग्रह करती हूँ कि महिलाओं को भी प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये मौका देना चाहिए। केवल उनको महिला मोर्चा की अध्यक्ष बना दी या उपाध्यक्ष बना दी नहीं, एक आध महिला तो ऐसी काबिल हो ही सकती है, तो उसको मौका देना चाहिए, ये मेरा कहना है। अब ठीक है, तो अब तो ये चुनावी साल है, हो सकता है उनको लगा होगा कि नरेंद्र तोमर अब ज़्यादा वहाँ से अनुभव लेके आए हैं। केंद्र में 3 साल काम किया, यूपी जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के प्रभारी रहे, अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। तो एक थोड़ा सा अनुभव उन्होंने एकत्रित किया है, उस अनुभव का भी फायदा। और पहले भी वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश को जानते हैं। तो क्योंकि अभी जो अध्यक्ष बन गया वो उसको तुरंत 9-10 महीने में, यानी अब तो समझो 6 महीने में चुनाव प्रक्रिया जैसी शुरू हो जाती है। तो ज़्यादा समय नहीं है प्रदेश को समझने में, पूरे प्रदेश में जाने में। तो इस दृष्टि से भी नरेंद्र तोमर जी को लाया गया कि उनको जाना पहचाना तो प्रदेश है ही, पूरा प्रदेश जानते हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं, और अब एक्स्ट्रा अनुभव लेकर के आए हैं। इन सब दृष्टि से, और मुख्यमंत्री से भी तालमेल अच्छा है उनका। प्रभात झा से आपकी नाराजगी थी क्या? नाराजगी तो नहीं कहूँगी उसको, ये कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। प्रभात झा को मैं व्यक्तिगत रूप से सालों से जानती हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति है, होशियार है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि समझो मेरा ही अपना बेटा है या भाई है, उसको काम क्या देना, ये तो उसके अनुसार, उसकी रुचि हो, उसके काबिलियत हो, उसके अनुसार देना चाहिए। तो इसलिए मेरी यह थोड़ी सी मान्यता थी कि कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए जो एक अनुभव चाहिए था वो उनके पास नहीं था। पहले भी मैं कह चुकी थी, वो उस समय भी थोड़ा बोला था, मगर मैंने कहा ठीक है, आ जाएगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करना, एक माध्यम मीडिया में काम करना, अच्छे तरीके से लेख लिखना, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। प्रभात जी ने मीडिया में बहुत अच्छा काम किया था। प्रभात जी लिखते बहुत अच्छा है, प्रभात जी की भाषा बहुत अच्छी है, प्रभात जी का व्यासंग, उनका अभ्यास विषयों का, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि संगठन करने की दृष्टि से अगर हम परिवर्तन करें संगठन की दृष्टि से तो ठीक रहेगा। बात केवल इतनी थी। कई बार बात चलती कि आप प्रदेश बीजेपी की अध्यक्ष बनने वाली हैं या आप इच्छुक हैं, तो आप कभी इच्छुक रही? अगर आज से 10 साल पहले ये बात होती तो मैं जरूर
ताकत के साथ प्रदेश अध्यक्ष बन सकती थी। अब मैं वो बात नहीं रही, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा है, मेरी 2 पीढ़ी देख स्टॉप काम करने लगी है, सच बात बताऊं तो जी। तो अब इन लोगों को काम में कहीं ना कहीं अगर आवश्यकता पड़े तो सलाह देना, उनको मदद करना, इतना ही काम है। तो अब मेरा कभी कोई इरादा नहीं था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूं, ऐसा अभी कोई इरादा नहीं। ताई, आप केंद्र में मंत्री रही हैं, पार्टी में प्रमुख पद पर रही हैं। अटल जी आपको बहुत सम्मान देते थे, आपकी बहन अपनी बहन बताते थे। आडवाणी जी आपको सम्मान देते हैं, सुषमा जी आपको बड़ी बहन की तरह सम्मान देती हैं। अब आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? सही बात तो ये है, मेरे जीवन में कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही ही नहीं। महत्वाकांक्षा यानी जिसको कहते हैं कि कोई कुछ पद चाहिए, किसी इस पे बैठना है और आगे जाना है। और इसके कारण मुझे याद है कि हमारे जो राजेंद्र जी धारकर थे, तो वो उस समय कभी कभी मुझ पर गुस्सा भी होते कि तू राजनीति में आई क्यों, अगर तेरी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं। मैंने कहा मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं होती, मेरी महत्वाकांक्षा पार्टी से जुड़ी है कि मेरी पार्टी सत्ता में आ जाए, मेरी पार्टी बढ़ती जाए, ये महत्वाकांक्षा होती है। अब उसमें मुझे कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन हाँ इतनी जरूर, अगर उसको महत्वाकांक्षा नहीं बोल सकते, ये मेरी इच्छा है अंदर से कि मेरी पार्टी का जो एक स्वरूप है उसमें कुछ तत्व है, कोई एक नीतिगत बात हम करते हैं, उसका चरित्र है, वो वैसा ही बना रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सामान्य से सामान्य लोगों का काम कर सके। ये जरूर, अगर कहो तो मेरी महत्वाकांक्षा कहो या इच्छा, प्रबल इच्छा कहो, ये जरूर है। आप बहुत शालीन राजनेता हैं। लोग कहते हैं कि राजनीति में शालीनता की अब जरूरत नहीं है, क्या आप इत्तेफाक रखती हैं? देखो, बात के शालीन तो हूँ, लेकिन समय आया तो जोर से भी बोलती हूँ। अब वो जोर से बोलना यानी कोई उद्दंडता से बोलने की आवश्यकता नहीं। मैं ये मानती हूँ कि हम शालीनता आखिर किसको कहेंगे? शालीनता यानी केवल विनम्र बन के रहना नहीं, लेकिन अपनी बात अगर कहना है तो वो पुरजोर तरीके से अच्छी भाषा में भी कहे जा सकते हैं। दूसरी एक जो बात है कि आवश्यकता नहीं, चाहे जहां आप अपनी बात रखती जाओ, जहां बात रखने से फायदा होना हो, जहां आवश्यक है, जहां बात रखने से उसका परिणाम आने की संभावना है, इतनी तो नीति समझ में आना चाहिए। तो वो काम भी शालीनता से हो सकता है। तो आप इसको शालीनता के साथ एक समझ जो होना चाहिए। तो मैं शालीन तो हूँ, करती हूँ शालीनता से बात, आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा उग्र रूप भी धारण करती हूँ, मगर उग्र रूप कहाँ धारण करना, इतना फिर से संयम तो रखती हूँ। यानी शालीनता को कमजोरी न माना जाए। हाँ, ये मैं कहती हूँ कि शालीनता कमजोरी होती भी नहीं है जी, होना भी नहीं चाहिए। इसलिए उग्र रूप अगर धारण करना ही हो, ताकत से बात रखना भी हो, तो वो कहाँ रखना, ये समय सूचकता शालीनता के साथ होना चाहिए, और उसका मैं जरूर कभी कभी उपयोग करती हूँ। ताई, प्रदेश कांग्रेस ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं मध्य प्रदेश की सरकार पर। 9 साल हो गए हैं, उन्होंने कहा कानून व्यवस्था की स्थिति लचार है, भ्रष्टाचार बड़ा भारी है, और इस सरकार को तो बर्खास्त कर देना चाहिए, यहाँ मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश की सरकार ठीक काम कर रही है? अब देखो, ऐसा है कि कांग्रेस विपक्ष में है मध्य प्रदेश में, और अब उनको इतने साल तो जैसे वो कोने में ही पड़ी रही, अब धीरे धीरे बोलने लगे। बोलने के लिए वैसे देखा हो तो मटेरियल कुछ नहीं है। अगर जैसे वो कहते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है तो उदाहरण बताए, जितनी भी सड़कें बनी हैं, जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में विकास दिख रहा है, जो अच्छी अच्छी योजनाएं लाई गई है, उसके आगे वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, इसलिए एक जनरलाइज बात करते हैं। दूसरी बात, आप अगर कहें कि इसलिए विकास के बारे में, तो मैं कहूँगी जितना मध्य प्रदेश में आज की तारीख में विकास हुआ है और लोगों की इच्छा ध्यान में रखते हुए काम हो रहा है, वो पहले कभी नहीं हुआ था। हमने तो, इनका तो मुख्यमंत्री ही ऐसा था, वो बोलता था काम करने की आवश्यकता ही नहीं, इतनी उद्दंडता इनमें आ गई थी जब इनकी सरकार गई, तो कि काम करने की क्या आवश्यकता, चुनाव तो ऐसे ही जीतेगा। रही बात भ्रष्टाचार की, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस भ्रष्टाचार का भ्रम भी नहीं बोले तो ज़्यादा अच्छा है,
क्योंकि जिस तरीके से केंद्र में एक के बाद एक बातें उजागर हुई है, एक के बाद एक मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, अभी अभी जो एफडीआई की बात सामने आती है कि कंपनी वहां जो हिसाब देती है, यहाँ आग्रह पूर्वक एफडीआई का प्रस्ताव पास किया जाता है और वहां कंपनी जो हिसाब देती है उसमें वो कहती है कि हमने इतने पैसे खर्च किए हैं। अब वहां उसको लॉबिंग शब्द कहा जाता है। अपने यहाँ तो लॉबिंग अलाउड नहीं है, मतलब इंडिया में आपने किसी ना किसी को पैसे दिए, ये भ्रष्टाचार ही हुआ। ये अभी अभी बात उजागर, तो इसलिए कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात नहीं करे, क्योंकि इन्हीं के जमाने में मैं आपको बताऊं, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब करीब 1000 करोड़ रुपए का जो कर्जा लिया गया था मुंबई की जिला सहकारी बैंक से, और वो जिस तरीके से अपने अपने लोगों को दिया गया था, पावर प्लांट के नाम से दिया गया था, मैंने पत्र लिखा था कि इसकी जांच करे। आज तक कुछ भी नहीं, जांच तो आज भी सुन रही हूँ, चल रही है, मगर कुछ नहीं नतीजे। और आज वो जांच जो मेरी जानकारी में है, तो उस समय तो इन्होंने समथिंग 400 करोड़ या इससे कुछ लिए थे, आज वो होते होते 1000 करोड़ तक बात पहुंची है। तो ये घोटाले पे घोटाले तो इन लोगों ने करे हैं। ताई अभी भी जब वसूली की बात आती है, कोर्ट ये कहने जाता है कि साहब एस कुमार को, जिसने महेश्वर में बांध बनाया, उसकी संपत्ति बेचकर, उसकी 2 संपत्तियां बेचकर इस राशि की वसूली की जाए। तो मध्य प्रदेश सरकार का वकील बोलता है कि साहब इसकी जरूरत नहीं है। मतलब इतनी पेट भ्रष्टाचारियों की सरकार में है मध्य प्रदेश सरकार में कि उनकी ही बात चलती है, प्रदेश का हित देखा नहीं जाता आज भी। नहीं, उसमें हालांकि उसकी भी जांच चल रही है। देखो, इसमें कोई ऐसे छूट तो नहीं सकता, लेकिन हाँ देर तो जरूर हो रही है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अब बात ऐसा है कि केवल एक एस कुमार की बात नहीं मैं कर रही हूँ, क्योंकि उनका कम से कम पावर प्लांट वो काम कर ही रहे हैं, मगर जिद कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने काम ही नहीं किया है, या जिस काम के लिए उनको दिए वो काम उनका था ही नहीं, उसकी जांच भी तो होना चाहिए। मेरा कहना वो, मैं केवल वो एक बात नहीं उठाना चाहती, मेरा कहना है कांग्रेसी जो आज आरोप लगा रहे हैं, तो इनको कहीं से कहीं तक अधिकार नहीं बनता भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का, क्योंकि केंद्र में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे हैं इनके अपनी सरकार में, और वो केवल हो नहीं रहे हैं, उजागर हो रहे हैं। मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ रहा है, एक के बाद एक मंत्री जेल में जा रहे हैं, ये जो सब चीजें हो रही है, ऐसे में कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं कि वो किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। ताई, मध्य प्रदेश के विकास की गति ठीक है, आप ठीक मानते हैं इसको? देखो, विकास की गति कभी ठीक मान करके संतुष्ट होना ही नहीं चाहिए, इस मत के मैं हूँ। जैसे मैं हमेशा इंदौर के विकास के लिए काम करती रहती हूँ, करती आ रही हूँ, और मैं आज अगर कहूँगी कि मैंने इंदौर में 25 ट्रेनें चलाई, वाह वाह बहुत अच्छा काम, ऐसा करके मैं रुक गई तो कैसे चलेगा? पर ताई आपके साथ दिक्कत ये कि आप जल्दी संतुष्ट हो जाती हैं। आप दो नई ट्रेन चलती है तब संतुष्ट हो जाती हैं, आप नई रेल लाइन डालने की तरफ लड़ाई नहीं लड़ती। आप इंदौर में आमूलचूल परिवर्तन के लिए नहीं लड़ती, 2 ट्रेन चल गई आप खुश हो जाती हैं जल्दी। देखो, खुश भी होना चाहिए। जैसे अगर मैं रेल मंत्री के पास काम के लिए जाती हूँ और अगर मैं ये खुशी नहीं जताऊं कि हाँ आपने हमें 2 ट्रेन दी, बहुत बहुत धन्यवाद, अब मेरा ये आगे का काम करना तो इसी तरीके से पड़ता है भाई। ऐसा नहीं चलता है केवल हर समय झगड़ाई करके काम होता है, ऐसा नहीं। मेरा काम हंस के भी होता रहा है आज तक। तो मैं वही कह रही हूँ, मैं संतुष्ट होकर नहीं बैठती हूँ, मैं फिर दूसरी मांग आगे आ जाती है, एक के बाद एक काम में लगी हुई हूँ। आपने अगर देखा हो तो इंदौर का विकास हो गया ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, अभी इसके बाद ये होना है। आप अगर रेलवे की मीटिंग देखोगे तो बोलती रहती हूँ, और मैं ही सबसे ज्यादा एक के बाद एक फैक्ट के साथ बात करती हूँ। तो अभी अभी मैंने कहा है जैसे कि अगर आपकी लाइन उज्जैन से आगे अपना कौन सा जो छोटा स्टेशन जहां तक फतेहाबाद तक अगर पहला प्रोजेक्ट है आपका कि फतेहाबाद तक पहले ब्रॉडगेज हो जाएगी, गेज कन्वर्शन हो जाएगा। मैंने वो होने के पहले कि इस साल फतेहाबाद तक हो जाएगा, तो फतेहाबाद से आगे नीमच के तक, आगे राजस्थान तक कैसी ट्रेन चलाना तुरंत मैंने प्रस्ताव दे दिया, शुरुआत करी उसके ऊपर मैंने। मगर हाँ, जरूरी नहीं कि मैं बहुत लंबे लंबे भाषण कहीं दे करके बोलूं, मेरा काम शुरू हो गया
कि अगर फतेहाबाद तक गेज कन्वर्शन होता है तो हमारे खंडवा से आने वाले जो भाई है ये फतेहाबाद पे ही रुके नहीं रहे या इंदौर में ही रुके नहीं रहे, आगे के कनेक्शन उनको आगे तक कैसे मिलते रहे। मैंने आज उसकी शुरुआत कर दी कि आगे अजमेर तक कैसे ट्रेन चले, कैसे हो सकता है फतेहाबाद ऐसा स्टेशन बनाओ कि जहाँ से हम आगे ट्रेन बदल के रखे, उनको आगे ऐसी रतलाम जाओ और कहीं जाओ ये नहीं करना पड़े। मैंने शुरुआत करी उस बात की। तो खासगी ट्रस्ट को लेके बड़ी खबरें आ रही है और आपने मांग की थी खासगी ट्रस्ट के कथित घोटाले को लेके, तो ये क्या है मामला, आपको क्या लगता है? उसमें एक बात है कि ये जो अहिल्या ट्रस्ट, मेरा उसमें जितना संबंध है तो इतना ही है कि अहिल्या माता ने, हम कहते हैं जब अहिल्या माता का नाम लेते हैं, मैं अहिल्या माता की बड़ी भक्त हूँ और भक्त यानी केवल ऐसी नहीं हूँ, उन्होंने जो काम किए हैं वो देख के मैं दंग रह जाती हूँ। मेरी आंखें बिल्कुल ऐसी कि उस जमाने में कैसे उन्होंने किया। तो मेरी हमेशा ये रही कि हम गर्व के साथ कहते हैं कि माता अहिल्या ने जगह जगह धर्मशालाएं बनवाई, घाट बनवाए, हर तीर्थ स्थल पे मंदिर बनवाए, धर्मशाला बनवाई, कई सारे काम माता अहिल्या ने हिंदुस्तान के चारों कोनों में किए हैं। मेरी इच्छा इतनी कि हम केवल ये बात कहते रहने से नहीं चलेगा, वो चीजें सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, ये भी आज हमारा देखना कहीं ना कहीं काम है। और अहिल्या ट्रस्ट के द्वारा जब ये जानकारी मिलती, एक तो मैं अहिल्योत्सव समिति के अध्यक्ष हूँ और हमारी संहिता नहीं, वो नहीं, मैं देखो ऐसा मत करो, हमारे अहिल्योत्सव समिति के इसमें लिखा हुआ है कि जहां जहां ये अहिल्या माता ने ऐसे कार्य किए हैं उसकी संरक्षा करने का भी काम हम लोगों ने उसकी ये जागरूकता से करना है। तो अगर मुझे ये खबर आती है कि हरिद्वार में कोई घाट बेच दिया गया, आज आप जाओ पंढरपुर में स्थिति क्या है, पंढरपुर में जो धर्मशाला है वहां बनी हुई बहुत जीर्ण शीर्ण, और कल अगर मालूम पड़ता है वो धर्मशाला बिक गई। पंढरपुर एक अच्छा देवस्थान है, बहुत जेजुरी महाराष्ट्र का बड़ा देवस्थान, वहां से भी पहले ऐसी खबरें आई थी। जब अलग अलग ऐसी खबरें आने लगी, मैं बाकी जमीनों की चर्चा नहीं करती, मेरा केवल कहना इतना है कि जहां हम गर्व से कहते हैं कि ये तीर्थस्थान पे ये अहिल्या माता ने बनाए, इन चीजों की रक्षा होनी चाहिए। और जब मेरे पास ये खबर आ गई कि घाट ही बेच दिया गया, तो मेरा इतना तो फर्ज बनता ही है कि मैं शासन को लिखूं, अहिल्या ट्रस्ट को उसकी कॉपी दे दी कि ये क्या स्थिति है, क्यों बेची गई, क्या कारण है और वस्तु स्थिति क्या है, मुझे उसकी जानकारी दो। आपने अहिल्या ट्रस्ट को भी चिट्ठी लिखी थी? उनको भी उसकी कॉपी दे दी थी जी, कॉपी दी थी मैंने कोई ऐसा अंधेरे में किसी को नहीं रखा था। इंदौर की राजनीति कहाँ जा रही है ताई? नहीं, अभी तो अच्छा चल रहा है इंदौर में। आप अगर देखो तो इंदौर में भारतीय जनता पार्टी तो अच्छा काम कर ही रही है। अभी अभी देखो तो मंडी के चुनाव में हम जीत गए हैं, अब कोऑपरेटिव के चुनाव, और अभी यहाँ आते आते मुझे मालूम पड़ गया कि जो कोऑपरेटिव की शुरुआत जहाँ से होती है समितियों की, तो वहाँ भी सोसाइटियों से हमारे लोग चुनाव जीतते जा रहे हैं, अनअपोज जीतते आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा एक चल रहा है। बात केवल ये होती है कि इंदौर बढ़ रहा है, मुझे इंदौर की राजनीति की चिंता नहीं होती, राजनीति तो हम संभाल रहे हैं जी। आप अगर देखोगे तो एक अच्छा परिदृश्य कल खड़ा करेंगे, राजनीति के क्षेत्र में भी हमारे विधायक काम अच्छा कर रहे हैं तो करेंगे हम, हमारे महापौर अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी हम करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा लगता है सामाजिक क्षेत्र में या अनेक विधा में, शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, एक जो कल्पना हम करते हैं कि संस्कारित रूप से हम आगे बढ़ते जाए, उसका मुझे कभी कभी डर लगता है कि थोड़ा उसको संभालना पड़ेगा। और वो हम सब राजनीतिक संस्कार खोते जा रहे हैं। एक इंदौर का अपना जो संस्कार है कि हम सब मिल करके काम करने का हमारा एक संस्कार है कि विकास में राजनीति नहीं करना, ये भी हमारा एक इंदौर का संस्कार है। मगर उससे ज्यादा इंदौर का एक अपना सांस्कृतिक चेहरा भी है, अपनत्व का चेहरा है इंदौर का। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अगर 7-7 बार जीतती आ रही हूँ, मेरे पास ना पैसा है ना जो बोलते हैं ना एम पावर्स, कोई भी मेरे पास नहीं, मनी नहीं, मसल नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं होते हुए भी इंदौर की जनता साथ में होके जिताती रही है। और आपने कहा शालीन व्यक्ति को जिता रही है, आपने जैसा
तो ये इंदौर की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, इसको कहीं ना कहीं कायम, क्योंकि बढ़ रहा है शहर, और शहर बढ़ता है मतलब यहाँ अलग अलग जगह से लोग आएंगे, तो एक ऐसा न हो जाए कि हम अपने आप में ही हम एक दूसरे की पहचान भूल जाए। शहर की भी अपनी एक पहचान होती है, वो कायम रहे। ये थोड़ा सा माफियाओं के जाल में शहर है, आम आदमी का रहना मुश्किल है, 25 लाख से कम में एक फ्लैट तक मिल नहीं सकता, तो किसका इंदौर रहता है? ये बात सही है आपकी, लेकिन आप एक बात और भी देखोगे कि शहर जब बढ़ता है तो कभी कभी ये थोड़ा होता है, जमीनों के भाव बढ़ गए, लोग ज़्यादा जब आने लग जाते हैं, जनसंख्या बढ़ती है तो ज़मीनों के भाव भी, और इंडस्ट्रीज भी बढ़ती जा रही है, एजुकेशनल ये बढ़ते जा रहे हैं, संस्थाएं बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में ज़मीनों के भाव बढ़ना स्वाभाविक है। और ज़मीनों के जहाँ भाव बढ़ते गए हैं वहाँ आपने जो कहा शब्द, वो ऐसे लोग सक्रिय भी होते हैं, मेरे पास भी कई बार आती। लेकिन इसी इंदौर शहर ने, हम लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने कहीं ना कहीं आग्रह पूर्वक सरकार को आग्रह किया, हमारे मुख्यमंत्री ताकत से हमारे साथ खड़े रहे, और हमने जो भी ऐसी सोसाइटियाँ थी उनकी जांच शुरू करी, और कई लोगों को हमने प्लॉट भी दिलवाए जो उनके अधिकार के थे। मैं ये नहीं कहती कि सबको दिलवा दिए गए, मगर ये कोशिश हुई है, ये इसी इंदौर शहर में हुई है जिसकी शुरुआत हमने करी थी कि इसकी जांच करो, जिसकी लड़ाई हमने लड़ी थी कि जिसने प्लॉट लिया है वो प्लॉट पे ऐसा नहीं हो सकता कि 3 हाथों में बेच दिया गया, तो उसकी जांच होना चाहिए और सही व्यक्ति को मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ आकर के प्लॉट बांटे भी है लोगों को, तो ये बात आपकी, हाँ, मगर कीमतें तो अब देखो ये थोड़ा सा होता है, शहर बढ़ता है तो ये स्वाभाविक है, लेकिन हाउसिंग का भी काम साथ साथ चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री ने भी हमारे घोषणा तो की है, तो बड़े बड़े ये बनेंगे, मतलब आईडीए ने भी कई ऐसी ये बनाई है, अपनी कॉलोनियाँ बनाई है, तो ये अपने तरीके से गरीबों के लिए भी मकान बन रहे हैं और भी बनना है, तो अपने तरीके से प्रयास तो जारी है। बगैर मसल पावर के आपने राजनीति में लगातार 7 बार चुनाव जीते, तो आपको कभी लगता है कि मसल पावर जरूरी राजनीति के लिए? बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन अब मैं कई बार ये होता है जब मैं इस प्रकार का ये करती हूँ, वर्षन देती हूँ, तो लोग कहते हैं ये आपके इंदौर में होता होगा, आई जस्ट डोंट नो, लेकिन हाँ, हमने इंदौर में तो करके दिखाया। कभी कभी लगता है कि हमें भी एक अपना उदाहरण तो देना ही पड़ेगा, और ऐसे लोग ज्यादा आगे आना चाहिए। चुनाव में सैबोटाज तो आपके चुनाव में भी होता हो गया ना, मगर उसका फायदा हुआ क्या? सामान्य जनता समझ रही थी, और मैं तो कहूँ कि जनता ने जिता दिया ना, जो सिंसियर कार्यकर्ता थे। आज में मैंने कहा जो छोटे छोटे कार्यकर्ता मेरे बूथ लेवल के थे, उन्होंने सिंसियरली काम किया, उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। ताई, आप भोजन भंडारे करवाती नहीं है, तमाम आयोजन करवाती नहीं है, कार्यकर्ताओं को महंगे गिफ्ट नहीं देती हैं, तो फिर कैसे संगठन में काम करती हैं? प्रेम देती हूँ, हाँ, प्रेम देती हूँ। उनकी कोई तकलीफें है, कोई आता है मेरे पास तो इजीली मिलती हूँ, कोशिश करती हूँ। मेरी कोशिश सतत चलती है कि कोई तकलीफ में हो, फिर वो कार्यकर्ता हो या सामान्य व्यक्ति हो, उसकी मैं मदद करने की कोशिश पूरी करती हूँ। और चुनाव जीतने के लिए भोजन भंडारे आवश्यक नहीं होते, और ये गलत आदत डालना भी नहीं चाहिए। हाँ, भंडारे होते रहते हैं, वो लोगों से ये लेकर के, हमने भी कई साल, हम भी सोसाइटियों में उत्सव करते हैं, तो आपस में कंट्रीब्यूशन लेकर के करते हैं, उस पर मैं विश्वास करती हूँ। तो हम भी करते हैं, आज हम इतना बड़ा अहिल्योत्सव करते हैं तो लोग देते हैं ना, हमने उसमें भी मेंबरशिप बनाई, लोगों के पास गए, लोगों से धन संग्रह किया और अहिल्योत्सव मनाते हैं, तो होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नेता नहीं करना। मैं मेरे पार्षदों को भी बोलती हूँ, जो भी मेरे पास कभी आते हैं, बैठते हैं, तो उनको कहती हूँ इसमें मत पड़ो, इससे नहीं कुछ होता। ये आदत हम लोगों की बिगाड़ते हैं कि पार्षद है तो पार्षद ने भंडारे में पूरा सामान लाके देना चाहिए। कहाँ से लाओगे? मतलब तुम कहीं ना कहीं से गड़बड़ करोगे, किसी अधिकारी को बोलोगे कि ये लाके दो, या और किसी से मांगो। करना है, अगर एक हाथ कोई अच्छा बड़ा कार्यक्रम उसमें हम जन सहयोग से करें तो कोई बुरी बात नहीं है, हम भी करते हैं। हमने भी स्वास्थ्य मेला करा था और करते आए हैं। अब स्वास्थ्य मेले में हम डॉक्टरों की मदद लेते हैं, स्वास्थ्य मेले में दवाई विक्रेताओं की मदद, उनको बोलते हैं कि आप अपने हाथ से दवाई बांटो।
स्वास्थ्य मेले में हम किसी को बोलते हैं कि आप अपने हाथ से सस्ती पूरी सब्जी सबको खिला दो, तो ये एक करना बात अलग होती है और लोग उसको समझते, ये करते रहना चाहिए। 2013 भोपाल और 2014 दिल्ली, क्या लगता है आपको? 2013 भोपाल तो हम हर हालत में जीतेंगे। कितनी सीटें आएंगी? 230 में से कितने लाएंगे? कितनी लाएंगे? अभी जो है वो तो कायम रहेगी ही, और मेरा ऐसा अपना थोड़ा विश्वास है कि इसमें थोड़ा सा बढ़त भी मिलेगी। आज अगर हम देखें तो मतलब मैं अगर इंदौर उज्जैन संभाग की अगर बात करूं तो कुछ सीटें जो हमारी रह गई है तो नहीं रहना चाहिए थी, ऐसी कुछ सीटें भी जो है, या हमारे आदिवासी क्षेत्र में आज हम कम सीटें लाए, हमारे संभाग की मैं बात कर रही हूँ, तो मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमने काम किया है लोगों में, सरकार ने, तो वो भी सीटें हमें मिलेगी, तो बढ़त तो होगी, 10-15 सीटों की बढ़त तो आसानी से होगी, ऐसा आज मेरा विश्वास है। बात 2014 की, 2014 में हमें मेहनत तो खूब करना है, क्योंकि इतना आसान मैं उसको नहीं मानती, लेकिन हाँ हमारे लिए मैदान तो मुक्त है। वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो असली चेहरा, गलत चेहरा, लोगों के खिलाफत का चेहरा, आम आदमी के खिलाफ का चेहरा जो सामने आ रहा है, तो इसको सामान्य से सामान्य जनता भी समझ रही है। लेकिन हमने मेहनत करके, जैसे कई बार होता है ना कि आप में गुस्सा तो आ रहा है, आप मानते तो हो कि ये व्यक्ति एक्स है वो खराब है, लेकिन वाई मैं अच्छा हूं ये भी तो आपको मुझे जताना पड़ेगा ना जी। तो ये जताने का काम हमें करना। क्या नरेंद्र भाई मोदी चेहरा होंगे बीजेपी का? चेहरा एक नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति पे जीतती है, अपने संगठन के आधार पर। तो पूरे हिंदुस्तान में अगर देखो कि हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए हमारी नीतियां क्या रहेगी, हम किस तरीके से काम करेंगे, ये कहीं ना कहीं एक सामूहिक नेतृत्व की बात होना चाहिए। ये जो भी एक पद्धति आ गई है ना, मैं उसको भी नहीं मानती कि एक व्यक्ति के मुंह की तरफ देख करके चुनाव, नो, तो वो जो एक व्यक्ति की पार्टी अगर तो अटल जी को देखा लोगों ने तो जिता दिया बीजेपी। अटल जी को कैसे देखा? सालों साल जो अटल जी ने संगठन को साथ लेकर के काम किया, हाँ देखा अटल जी। पर अटल जी के साथ तो सहयोगी दल बहुत सारे थे, अब तो सहयोगी दल दूर भाग रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आई सहयोगी दल भी ये बात को समझ तो रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देना है, और इसलिए अभी तो 2 साल का समय है। क्या आपको लगता है कि सहयोगी दल जो छोटे दल हैं ये पूरे अवसरवादी हैं? मौका पड़ता तो यूपी है, मौका पड़ा तो एनडीए। देखो, उनको अवसरवादी रहने के लिए कई बार वो मजबूर हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि छोटे दल को अपनी जमीन भी छोटी रहती है, बड़ा एरिया तो है नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात तो सोचते नहीं है, तो वो अब वो छोटी सी जो जमीन उनकी उतनी सिलेक्टेड है समझ लो, उसको उनको टिकाए रखना है, उसी के आधार पर वो है, तो इसलिए उनको वो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आप इतने सीनियर लीडर हैं, आपका बस चले तो आप बीजेपी के प्रधानमंत्री के रूप में किस नेता को आगे लाएंगे? आपका बस चले, आपसे कह जाए कि तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा बीजेपी, तो आप किसको चुनेंगे? पहली बात तो मैं ये मानती हूँ कि हम पहले वो संख्या तो लाए। मैं सीनियर लीडर के नाते ये सोचती हूँ कि पहले हम संख्या लाए। हमारी मराठी में एक कहावत है, आपको मुझे, कि बाजारात तुरी भट भटनीला मारी। तुअर तो बाजार में है अभी, हाँ। और यहाँ अगर ब्राह्मण ब्राह्मणी को मारता फिरे कि तू तुअर में ज्यादा नमक डालती है या खट्टा करती है, तेरे को बनाते नहीं आती, तो वो बोलेगी पहले ले तो आओ, फिर मैं दिखाऊंगी बनाते आती है कि नहीं आती है। तो इस वो कहावत का अर्थ ये है। तो अभी तुअर तो बाजार में है, तो पहले हम वो ले तो आए, सूत और कपास इकट्ठा हो जाए। हाँ, वो वैसे हिंदी में भी शायद उसके इसमें कोई कहावत होगी कि पहले वो तो हम इकट्ठा करें। तो इसलिए पहले हम बहुमत तो इकट्ठा, बाद में तो सब लोग बैठ करके प्रधानमंत्री, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई नेताओं को इतना सक्षम बनाया है, इतना सक्षम बनाया है कि प्रशासन। अब मुझे एक छोटी बात बताओ, किसको लगा था कि शिवराज सिंह चौहान आज से अगर 10 साल पहले मैं आपको पूछती कि क्या शिवराज सिंह जी संभाल पाएंगे, तो आप एकदम से हाँ नहीं बोलते, मैं माफ करना मुझे, लेकिन आज संभाल रहे हैं।
और अच्छे तरीके से चुनाव के बाद भी रहेंगे तो हाँ, क्यों नहीं रहेंगे। तो इसलिए एक कार्यकर्ता धीरे धीरे, अटल जी भी एक कार्यकर्ता थे, मगर सालों साल, अब मैं तो मानती हूँ इसके पहले सरकार बनना चाहिए थी तो और अच्छा, मगर सालों साल लोगों के सामने लोगों ने उनका कार्य, संगठन का कार्य, ये सब देखते हुए उनको प्रधानमंत्री। अगले चुनाव में मुद्दे क्या होंगे ताई? और उनके जैसा तो वही एक थे, ये भी बात है। क्या मुद्दे होंगे अगले चुनाव में? अगले चुनाव में मुद्दे तो यही है कि जिस तरीके से यूपीए की सरकार का भ्रष्टाचार, यूपीए की सरकार के राष्ट्र विरोधी नीतियां, जैसे ये एफडीआई की नीति है या बाकी बैंकिंग की है, यूपीए की सरकार को अपना ही पैसा लाने में जो नहीं ला सकी है, ये कमजोरियां, तो यूपीए सरकार की ये कमजोरियां, भ्रष्टाचार, राष्ट्र विरोधी नीतियां और इस राष्ट्र को खोखला करने वाली सभी उनकी बातें, यही हमारे मुद्दे रहेंगे। और उसमें भारतीय, केवल ये निगेटिव बातें हो गई, मैं केवल निगेटिव बात नहीं करती, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे गुजरात में हो, यहाँ जो उन्होंने अच्छे काम करके दिखाए हैं, गोवा में अभी एक सरकार हमारी अच्छी चल रही, तो जो अच्छे काम करके दिखाए हैं हमने कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रशासन दे सकती है, दैट इज ए पॉजिटिव थिंग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विकास होता है, पहले तो हमने दिखाई दिया, बट नाउ इन प्रदेश में हम ये दिखा सकते हैं। तो आप किस मुद्दे पे जाएंगे वोटरों के पास? आप किन मुद्दों को लेके जाएंगी वोटरों के पास? मेरी तो एक हमेशा पद्धति रही, मैं पॉजिटिव मुद्दों को ज्यादा लोगों के सामने रखती हूँ, मगर हाँ, निगेटिव तो बताना ही पड़ेगा, जागरूक तो करना ही पड़ेगा, मगर जागरूक करने के बाद पॉजिटिव बातें ज्यादा रखना चाहिए कि हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, तो क्या किया है ये दिखाना पड़ेगा और आगे हम क्या करेंगे बहुत समझाना पड़ेगा, और हमने क्या किया है, जैसे अभी केंद्र में इन सब चीजों को रोकने के लिए हमने कितने प्रयास किए हैं, ये भी हमें बता, क्योंकि एक विपक्ष के नाते हमने जो प्रयास किए हैं वो भी लोगों के सामने ले जाने पड़ेंगे। एक नेता के नाते आप अपने इंदौर के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इंदौर के लोगों से? इंदौर के लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं नेता तो कभी नहीं रही, ना अभी आपको मानती हूँ, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते हम तो अपना प्रयास इंदौर के विकास के लिए पूरी तरीके से कर रहे हैं। इंदौर को इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास हो जाए तो बाकी बातें अपने आप होती है, ये हम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक और बात चाहूँगी कि इंदौर में जो व्यक्ति रह रहा है, इंदौर का नागरिक है, चाहे वो पुराना हो या चाहे नया, मैं ये कहना चाहूँगी इसको अपना मान के, इस शहर को अपना मान करके यहाँ पर हम सब रहे। तो जब हम अपना मानते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी हम गलत करने जाए तो हम 10 बार सोचेंगे कि नहीं, मेरे शहर को इसके कारण नुकसान हो जाएगा, तो मैं ये शहर को नुकसान पहुँचाने वाला काम नहीं करूँ। इतनी बात हम ध्यान में रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। ताई जी, आप हमारे स्टूडियो पधारी हैं, आपने अपना अनमोल समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।